जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जी क्लब के बाहर हुई फायरिंग का पर्दाफाश किया है और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जयपुर में जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में 28 जनवरी को जी क्लब के बाहर कुछ बदमाशों के द्वारा रात में करीब 11:15 बजे फायरिंग की गई। करीब 17 राउंड फायर किए गए और शहर में दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। ये फायरिंग की जब घटना हुई तो जी क्लब के जो ओनर हैं उनके द्वारा जो पुलिस में रिपोर्ट दी गई, उस वक्त ये परिवादी द्वारा बताया गया कि रोहित गोदारा नाम के एक बदमाश के द्वारा जी क्लब के मालिक को धमकी दी गई और धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की धनराशि की मांग की गई और उसी की परिणति में वो डर पैदा कराने के लिए और अपनी इस डिमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए ये फायरिंग करवा के दहशत फैलाई गई। 28 तारीख को जब ये घटना होती है रात के करीब 12 बजे, उसके बाद ये बदमाश वहाँ से फायर करके भाग जाते हैं। घटना स्थल से कुछ दूरी पे करीब 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर बदमाशों के द्वारा घटना में जो काम में आई मोटरसाइकिल जो थी वो उस जगह छोड़ी गई और उसके बाद वहाँ से ये किसी वाहन के द्वारा वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद जयपुर पुलिस की अनेक टीम गठित की गई अलग अलग टास्क के साथ। कुछ टीम्स को दूसरे स्टेट में इन अपराधियों का जो नेटवर्क है उससे संपर्क करने का टास्क दिया गया। कुछ टीम्स को ये अपराधी वेस्टर्न राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ की तरफ के होने की कुछ इनपुट्स मिले थे। उस आधार पे उन जिलों की पुलिस के साथ संपर्क किया गया। साथ ही इन अपराधियों के द्वारा अपराध कारित करने के बाद फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाल के क्लेम किया गया कि ये वारदात इनके द्वारा कराई गई है। उन सब को मॉनिटर करने के लिए साइबर टीम और टेक्निकल टीम को भी इस काम में लगाया गया। सीएसटी की टीम्स को एक्टिवेट किया गया। ये सारी टीम्स की एक्सरसाइज के बाद जो फील्ड से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जो जेल से इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आई, जो ग्राउंड में इनका जो क्रिमिनल नेटवर्क है उस क्रिमिनल नेटवर्क से जो इंफॉर्मेशन आई और जो साइबर एनालिटिक्स से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन से एक लीड पुलिस को मिली। उस लीड में हमारी टेक्निकल टीम के साथ साथ बीकानेर पुलिस का अहम रोल रहा। बीकानेर पुलिस ने भी ये इनपुट हमसे शेयर किया। उस इनपुट के आधार पे इनकी आगरा में होने की जानकारी बदमाशों के में से किसी एक बदमाश के होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। ये इन्फॉर्मेशन आगरा पुलिस के साथ शेयर की गई। राजस्थान के ही है वहाँ डीसीपी सोमेंद्र मीना, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई। उन्होंने वहाँ अपनी टीम को एक्टिवेट किया और इन अपराधियों का पता लगाया। यहाँ से 2 टीमें रवाना करी गई, एसीपी चिरंजी लाल और एसीपी खलील अहमद के साथ आगरा के लिए टीमें भेजी। इन टीमों ने आगरा पुलिस ने जो इनपुट दिया गया था आगरा पुलिस को, उस इनपुट के आधार पे आगरा पुलिस ने 3 लोगों को एक जगह से पकड़ा। वो तीनों ही आरोपी जो थे वो तीनों आरोपी इस घटना में शरीक थे। उनसे फर्दर पूछताछ में ये सामने आया कि इन अपराधियों के द्वारा जो हथियार काम में लिए गए हैं उन हथियारों को किसी चौथे अपराधी के पास वो हथियार मौजूद है। सीएसटी टीम जो खलील अहमद वाली टीम वहाँ तब तक पहुँच चुकी थी। सीएसटी की टीम और आगरा पुलिस की टीम ने जब ये चौथी जगह रेड करी तो वहाँ चौथा अपराधी मिला जिसके पास 3 हथियार, 6 मैगजीन और कुछ कारतूस मिले। उसको आगरा पुलिस ने आर्म्स एक्ट में बंद किया है। उस अपराधी का नाम है भूपेंद्र गुजर, जो वहीं का रहने वाला है। आगरा में ही जैतपुर थाना क्षेत्र के पास का एक गांव है, वहाँ का ये अपराधी भूपेंद्र रहने वाला है। बड़ा गांव है, बाहा थाना पड़ता है आगरा। इसके अलावा
जो 3 अपराधी शुरू में पकड़े थे उसमें एक बाल अपचारी है जिसकी उम्र है 15 साल। ये बीकानेर का रहने वाला है। बीकानेर में 10 जनवरी को एक घटना हुई थी, फायरिंग की, गाड़ी में तोड़फोड़ करके फायरिंग करी गई थी। उसमें कुछ लोगों के साथ साथ ये बाल अपचारी भी निरुद्ध हुआ था। चूंकि ये बाल अपचारी था, इसको बाल सुधार गृह में भेजा गया और वहाँ से बाल अपचारी होने की वजह से इसकी जल्दी जमानत होती है। 25 जनवरी को इसकी जमानत हुई है इस बाल अपचारी की। इसने अपने एक दूसरे साथी अपराधी जिसका नाम है ऋषभ, जो मूल रूप से तो उत्तराखंड का रहने वाला है लेकिन कुछ समय से बीकानेर रह रहा है, ये दोनों अपराधी आते हैं जयपुर 27 तारीख को। 27 तारीख को ये जयपुर आते हैं। इनका संपर्क जेल में, जब ये जयप्रकाश एक कोई बाल अपचारी है, जब जेल में ये बाल अपचारी का किसी अपराधी से संपर्क होता है, वहाँ भी एक अन्य बाल अपचारी पहले से निरुद्ध है जो संपर्क में है ऋतिक बॉक्सर। वहाँ इनका ये प्लान बनता है और जेल से छूटते ही इमीडिएट वो बाल अपचारी और ऋषभ ये दोनों आते हैं जयपुर। और जयपुर में मानसरोवर इलाके में एक कृष्णा पैराडाइज एक होटल है, वहाँ ये रुकते हैं। वहाँ पहले से ही ये आगरा के दोनों बदमाश प्रदीप शुक्ला और भूपेंद्र गुर्जर ये पहले से उस होटल में मौजूद रहते हैं। ये वहाँ उस होटल में चारों का संपर्क होता है। 27 को ये लोग वहीं रुकते हैं। 28 को दिन में इस जगह की रेकी कर लेते हैं, इनमें से अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर जाकर। 28 की रात में करीब ये 11 बजे निकलते हैं और जी क्लब पहुंचते हैं और वहाँ जी क्लब में जो फायरिंग करी है उससे पहले होटल से चेकआउट हो जाते हैं करीब 5 बजे। और उसके बाद ये शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद ये 11 बजे वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ अंधाधुंध फायर करके ये वहाँ से भाग जाते हैं। इस घटना में जो ये तीनों अपराधी थे, जो भूपेंद्र गुर्जर, प्रदीप शुक्ला और ये तीसरा ऋषभ, ये 3 प्लस चौथा है बाल अपचारी, ये चारों के द्वारा ये घटना कारित की जाती है। और घटना के बाद ये यहाँ से आगरा चले जाते हैं। आगरा में जब ये अरेस्ट हुए हैं, उनको पुलिस की यहाँ की CST टीम, जो खलील अहमद वाली टीम है, वो टीम तब तक वहाँ पहुँच चुकी होती है। उनको जब लेके आती है, संयुक्त रेड थी, CST खलील अहमद वाली टीम और आगरा पुलिस की संयुक्त रेड में ये पकड़ लेते हैं। वहाँ से जब लेके आते हैं तो चूंकि शुरू में ये एडवांस टीम भेजी थी, तब तक बड़ा स्पष्ट इनपुट नहीं था कि सारे लोग एक जगह मिल जाएंगे। तो इस टीम को असिस्ट करने के लिए फिर सेकंड टीम, चिरंजी लाल जो ACP CST में है, उनके साथ सेकंड टीम रवाना की जाती है। खलील अहमद वाली टीम इन अपराधियों को लेके वहाँ से रवाना होती है रात करीब 1 बजे आगरा से। और आगरा से भी करीब 80 किलोमीटर आगे एक गांव है जहाँ से ये लेके आते हैं। और आगरा में फिर चिरंजी लाल वाली टीम भी खलील अहमद की टीम को मिल जाती है। वहाँ से ये चारों अपराधियों को लेके टीम रवाना होती है। 3 अपराधी, चौथा बाल अपचारी, चारों को लेके रवाना होती है। बट ये जो एक अपराधी इसमें है भूपेंद्र गुर्जर, उसका चूंकि आर्म्स एक्ट में वहाँ मुकदमा दर्ज करके यूपी पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती, तो उसको वहाँ छोड़ देते हैं और ये तीनों को लेके रवाना होते हैं। सवेरे करीब 7:30 बजे के आसपास जवाहर सर्किल का, क्योंकि ये थाना जवाहर सर्किल का ये अपराध है, तो जवाहर सर्किल थाना इनको लाना था। आगरा रोड से जब जवाहर सर्किल लाने के लिए गोनेर रोड पे रवाना होते हैं। गोनेर रोड पे पहुंचने के बाद ये कौन सा होटल है जगह का? सूर्य पैलेस होटल से थोड़ा पहले इसमें ये जो ऋषभ अपराधी है, ये अचानक बोलता है, इस तरह की स्थिति पैदा करता है कि उसको लघु शंका और शौच जाना है, तुरंत गाड़ी को रोका जाए। तो पुलिस ने गाड़ी रोकी। इसको जो ही उतारते हैं तो पीछे जो दोनों भी वो इस सोच के लिए कहते हैं कि हमें भी उतरना है। और क्योंकि ये 2 दिन से टीमें लगातार फील्ड में थी, कुछ पुलिस की टीम थकी हुई भी थी, टीम की संख्या भी कम थी, ऐसे में ये पुलिसकर्मी का
वेपन छीन के ऋषभ पुलिस पे फायर करता है। उसके जवाब में चिरंजी लाल और खलील अहमद के द्वारा पहले हवा में फायर किया जाता है, उसके बावजूद वो जब फायर करता है तो फिर पुलिस को भी फायर करने की नौबत आती है, पुलिस के द्वारा जवाबी फायर किया जाता है। उसमें इन तीनों अपराधियों के गोली लगती है, जिसमें ये तीनों अपराधी चोटिल हुए हैं। तीनों का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इनके द्वारा जो पुलिस पे फायर किया गया उसका एक पृथक से खो नागौरियान पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजकार्य में बाधा और पुलिस पे हमले का ये प्रकरण है। इन तीनों अपराधियों से जो प्रारंभिक पूछताछ में बातें सामने आई हैं उसमें 3 के अलावा चौथा भूपेंद्र जो आगरा पुलिस के पास है, उसको जल्दी ही हम प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार करेंगे, उन हथियारों को बरामद करेंगे। साथ ही साथ इस कॉन्स्पिरेसी में बीकानेर बाल सुधार गृह में भी एक बाल अपचारी निरुद्ध है, जो इस घटना में जो बाल अपचारी है उसका साथी है। वो बाल अपचारी जो निरुद्ध है बीकानेर की जेल में, वो भी ऋतिक बॉक्सर से संपर्क में होना अभी की अनुसंधान में आया है। उसको भी पुलिस जल्दी ही इसमें ला करके विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। इसके अलावा इस प्रकरण में ऋतिक बॉक्सर के द्वारा जो फेसबुक पे पोस्ट डाल के क्लेम किया गया कि ये वारदात उसने कराई है, प्रारंभिक अनुसंधान से बात स्पष्ट हुई है कि वारदात उसने कराई है। इस घटना में उसके पीछे कौन कौन शरीक हैं उस संबंध में अनुसंधान जारी है। ऋतिक बॉक्सर द्वारा जो ये फेसबुक पे पोस्ट की जा रही है, ये फेक आईडी से लिए हुए मोबाइल सिम और फेक आईडी से लिए हुए इंस्ट्रूमेंट, उनका यूज करते हुए इंटरनेट को यूज किया जा रहा है और इंटरनेट पे वीपीएन बना करके ये कॉल की जा रही है। वीपीएन बना करके ही वीपीएन के मार्फत ही ये पोस्ट डाली जा रही है, जिससे कि वो अपनी लोकेशन को हाइड कर सके, क्योंकि वीपीएन से आप कई अलग अलग सर्वर्स के थ्रू आप अपनी कॉल को रूट कराते हो, उस वजह से ये अपनी लोकेशन को हाइड करने में सफल हो रहा है। लेकिन उसके बारे में भी पुलिस को महत्वपूर्ण क्लू लगे हैं, बहुत जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। इसके अलावा अन्य अपराधी जो इसको मोटिवेट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हथियार उपलब्ध करा रहे हैं, इसको अपराधी उपलब्ध करा रहे हैं, उन अपराधियों के बारे में भी अनुसंधान जारी है। जो जो इसमें शरीक है उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इन तीनों की स्थिति कैसी? जो तीनों इसकी पुलिस फायरिंग में जो घायल हुए हैं उनका उपचार जारी है, अभी आउट ऑफ डेंजर है तीनों। सर, इस बारे में कोई कंफर्मेशन है कि तीनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के है कि नहीं? यहाँ ये अभी तक के अनुसंधान से ये स्पष्ट हुआ है कि इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है। एक सर ऋतिक बॉक्सर की तरफ से एक और फेसबुक जो मैंने अभी बताया, बिल्कुल लगातार पुलिस की जो साइबर टीम है वो साइबर एनालिटिक्स से इनकी हर पोस्ट कहाँ से ये ऑपरेट कर रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, उन पे काम कर रहे हैं। अभी जो पोस्ट आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो पोस्ट जो ही डली है वो पुलिस के संज्ञान में है और वो पोस्ट भी अगेन वीपीएन यूज होते हुए डाली गई है, इसलिए उसको पिन पॉइंट लोकेशन उसकी अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। सर टोटल पूरे सर इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं बाल अपचारियों समेत? बाल अपचारियों समेत अब तक कुल 6 लोगों के इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। वो फर्दर अनुसंधान से और नाम स्पष्ट होंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइज हो गई तो इनसे डिटेल अभी पूछताछ हो नहीं पाई है। डिटेल पूछताछ से और नाम भी सामने आएंगे। आज जो घटना हुई है कहाँ पर हुई है, क्या लोकेशन थी एग्जैक्ट लोकेशन? ये थाना खो नागौरियन की गोने रोड पे होटल सूर्य महल के नजदीक। हाईवे से ये लोग आए थे तो यहाँ अंदर रोड क्यों छोड़ा है? आपको अगर संज्ञान में हो तो जवाहर सर्किल जाने का शॉर्टेस्ट रूट जो है वो गोने रोड होते हुए ही है, इसलिए वहाँ उसी रूट को नेचुरल रोड जो है उसी से जाए। सर 4 को आपने अभी पकड़ा है, 2 औरों की गिरफ्तारी होगी जिसमें से एक बीकानेर में है जिसको निरुद्ध देते हैं। निरुद्ध ऑलरेडी है, वो पहले से निरुद्ध है जेल में रहते हुए। ये हमने जो बाल अपचारी को निरुद्ध किया है उसका जेल में उससे संपर्क हुआ, उस दौरान ये कॉन्स्पिरेसी रची गई। तो एक बार में ये जो मुठभेड़ आप बता रहे हैं दोनों के बीच में, तो क्या कोई पुलिसकर्मी भी इसमें कोई घायल हुआ? नहीं, पुलिसकर्मी कोई घायल नहीं हुआ। सर रात को 10 बजे बाद विशेष नाकाबंदी रहती है, 12 बजे बाद फायरिंग की गई, अपराधी दूसरे राज्य में फरार हो गए। सर नाकाबंदी तो आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि वारदात में जो वाहन यूज हुआ है उस वाहन से ये नाकाबंदी को क्रॉस नहीं किया है।
और वो जो तफ्तीश से स्पष्ट हुआ है कि वारदात करने के बाद हर आधा किलोमीटर पे नाकाबंदी नहीं होती। नाकाबंदी शहर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे एग्जिट आउट वाले पे की जा सकती है। उस नाकाबंदी का ही प्रभाव था कि इनको वो अपनी वारदात में काम में लिया हुआ वाहन वहाँ छोड़ना पड़ा। उसके बाद वहाँ से पैदल निकले हैं। जो पुलिस के शुरुआती अनुसंधान में भी ये तथ्य आए हैं कि वहाँ से पैदल आगे जा रहे हैं। पैदल आगे जाके उन्होंने कोई ऑटो पकड़ा और ऑटो से ये फिर आगे निकले। जो ये बाइक छोड़ के गई, ये चोरी की है या ये ऋषभ की मोटरसाइकिल। 12 बजे बाद जो ये डिस्को और ये जो बार खुलते हैं, ये सीएम साहब भी कह चुके हैं कि 12 बजे बाद इन्हें बंद कराया जाए। क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई प्लानिंग आपकी तरफ से की है? बिल्कुल, जब से ये निर्देश आए हैं उसके बाद से, क्योंकि पहले ये बार 24/7 का इनको अधिकृत लाइसेंस था। जब से राज्य सरकार के निर्देश आए हैं उसके बाद से 12 बजे से पहले समस्त बार और क्लब बंद कराए जा रहे हैं और आगे भी बंद कराए जाते रहेंगे। घटना में शूटर्स जो है इनका संपर्क हुआ जेल के अंदर नाबालिगों का इतने में नहीं, जेल में संपर्क इन शूटर्स का नहीं हुआ। शूटर्स का संपर्क हुआ है यहीं फर्स्ट टाइम इन शूटर से ये लोग जयपुर में मिले हैं। जो मैंने अभी पैराडाइज होटल जो बताई है वहाँ ये फर्स्ट टाइम मिले। उससे पहले जेल में जो बाल अपचारी है वो ऋतिक बॉक्सर के संपर्क में है। ऋतिक बॉक्सर ने ये शूटर यूपी से इनको उपलब्ध कराए। 8 जनवरी को एफआईआर में जो दर्ज है, पहली थ्रेट आई थी रोहित गोदारा की, देन उसके बाद थ्रेट आती है लॉरेंस की, एफआईआर में दर्ज है सर उसमें। उसके बाद सर इसने पुलिस में शरण नहीं ली, तो पुलिस यही था कि इनके बीच में क्या चल रही थी, डीलिंग कर रही थी? नहीं, इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई कि कोई इनके आपस में डीलिंग चल रही हो। उसने इस चीज़ को इतना गंभीर नहीं लिया, क्योंकि आप तो उस एफआईआर को देख रहे हैं। जो एग्जैक्ट जो थ्रेट आई है, जो वॉइस मैसेज आया है, उस वॉइस मैसेज को परिवादी ने इग्नोर किया कि इस तरह के रूटीन में कोई कह रहा होगा। उतना सीरियसली उसने उसको लिया नहीं, चूँकि ये इस तरह के जो क्लब चलाते हैं, उन क्लब चलाने वालों के पास कई बार लोग फ़ोन करते हैं कि उसके गेस्ट आए हैं, उनको एंट्री करा देना, उनको कमीशन डिस्काउंट दिला देना, इस तरह की बात इसके पास आती रहती है, जैसा कि परिवादी ने बताया। तो परिवादी का ये कहना है कि उस थ्रेट को उसने सीरियसली लिया। जयपुर से आगरा तक किसकी मदद से पहुंचे और कैसे पहुंचे, किस साधन से पहुंचे? वो अभी अनुसंधान कर रहे हैं। सर, एक रोहित गोदारा लगातार सर जयपुर पुलिस के एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। चाहे व्यापारियों को लगातार रंगदारी के लिए धमकी देने की बात हो, या सर जैसे या अपने गैंग के लोगों को भी छुपा रहा है सर। इस तरह के जो अपराधी हैं जिनके द्वारा जयपुर में व्यापारियों को धमकी देने के जो प्रकरण पिछले 2 साल में सामने आए हैं, उसमें आपके ध्यान में होगा, पूर्व में लॉरेंस बिश्नोई द्वारा एक व्यापारी को धमकी दी गई थी। उसमें पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी संगियों को लाके बंद किया था। उसके पश्चात रोहित गोदारा के द्वारा सिप्रापत इलाके में एक व्यापारी को गत वर्ष धमकी दी गई थी। उसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें धमकी दिलवाने वाले से लेके जो एग्जीक्यूट करने की, उस धमकी को एग्जीक्यूट करने की फिराक में थे, उन तक, उसके शूटर्स तक को बंद किया गया। खुद रोहित गोदारा, क्योंकि अभी तक पुलिस का जो तफ्तीश से जो तथ्य आए हैं उसमें ये तथ्य है कि रोहित गोदारा हिंदुस्तान से बाहर है, उस वजह से रोहित गोदारा इसमें बंद नहीं हो पाया। इसके अलावा समस्त उसमें बंद हो गए। उसके बाद जो ये रिसेंट ट्रेंड अचानक पिछले 2 महीने से जयपुर शहर में कुछ लोगों को जो धमकी दी गई है, 6 लोग हैं टोटल, उनकी धमकियों में धमकी जिसके द्वारा दी गई, उसके बाद उन व्यक्तियों को जिनको धमकी मिली है उनको पर्याप्त सुरक्षा पुलिस ने उपलब्ध कराई है। ये जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये जो धमकी दी गई थी, इसका जो पीड़ित है, पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया नहीं था, इसलिए यहाँ सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी। इस धमकी के बाद इन लोगों ने जयपुर में जो इनके जो टारगेट हैं, जिनको धमकी देके डराने के लिए फायरिंग करके उनको डराया जा सकता था या उनको हर्ट किया जा सकता था, उसके लिए जयपुर शहर में इन्होंने अपने फुट सोल्जर्स को तैयार करने की कोशिश करी, यहाँ के अपराधियों से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन वो पुलिस का ही दबाव था कि जो लोग भी उनके संपर्क में थे वो कोई भी इनकी इन वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन लोगों के द्वारा बाहर से लोगों को तैयार किया गया। और इसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो मैं बाल अपचारी जिसको बता रहा हूँ, इसकी उम्र अभी ये पूरा 15 साल का भी नहीं हुआ है, अभी भी 15 साल फरवरी में हो गए। और 15 साल
कि बच्चे का माइंड वॉश करके उससे किस तरह की घटनाएं करा लेते हैं ऐसे अपराधी, और वो भी बाहर से आके यहाँ कर जाता है। यहाँ का कोई भी अपराधी इनके कहने पे और इनके निर्देशों पे यहाँ घटना करने की हिम्मत नहीं है। अपचारी सर एसएमएस में है क्या अभी? बाल अपचारी भी एसएमएस में ही है, उसको भी गोली लगी। नाम आता है, ये जेल से अपना कैसे चला रहा है नेटवर्क? वो बाहर की जेल में है और उसका जो भी नेटवर्क है उसका पूरे का खुलासा किया जाएगा इनकी तफ्तीश से। क्या यहाँ प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जाएगा? इनकी तफ्तीश से अगर उस अपराधी के खिलाफ भी कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आएंगे तो पक्का उसको लाया जाएगा। सर सोशल मीडिया पर जयपुर पुलिस की काफी तारीफ हो रही है कि ऐसे अपराधियों को सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। जो कोई भी अपराधी है उस अपराधी के खिलाफ हमेशा कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, विधि विरुद्ध कार्रवाई कभी